नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केके न्यूज। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में वकीलों के साथ हुई झड़प और हंगामे को लेकर दावा किया है कि उन पर हमला किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग से अपने लिए और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षा की मांग की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि 3 लोग प्रत्याशी, प्रस्तावक और वकील ही अंदर जाएंगे। वहीं 14 फरवरी को वाराणसी में नामांकन के दौरान 4 लोग गेट पर मिलते हैं और हम लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। वहीं मेरे निकलते ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम लोगों के साथ अभद्रता की गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर ओपी राजभर ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि 3 लोग प्रत्याशी, प्रस्तावक और वकील ही अंदर जाएंगे और साथ ही साथ 14 फरवरी को वाराणसी में नामांकन के दौरान 4 लोग गेट पर मिलते हैं और हम लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। वही उनके निकलते ही जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम लोगों के साथ अभद्रता की गई है। तो ये बड़ा आरोप लगाया है ओम प्रकाश राजभर ने। मेरी हत्या कराना चाहते हैं सीएम योगी। ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़े आरोप लगाए हैं। नामांकन के दौरान ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे पर हमला करने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ा बयान जो है वो ओम प्रकाश राजभर का सामने आ रहा है। हत्या करने की बात उन्होंने कही है। तो चुनाव आयोग से सुरक्षा की मांग भी उन्होंने लगातार की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में वकीलों के साथ हुई झड़प और हंगामे को लेकर यह दावा किया है कि उन पर हमला किया गया था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग से अपने लिए और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षा की मांग की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि चुनाव आयोग का निर्देश है कि 3 लोग प्रत्याशी, प्रस्तावक और वकील ही अंदर जाएंगे। वहीं 14 फरवरी को वाराणसी में नामांकन के दौरान 4 लोग गेट पर मिलते हैं और उनके साथ गाली गलौज करते हैं और इसके साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर के साथ ही अभद्रता भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और इसके दौरान उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग से अपने लिए और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षा की मांग की है। योगी जी हमारी हत्या कराना चाहते हैं। जब हम लोगों ने, अब देखिए हम निकल रहे तो करें आ गया। मुहैया करावे। और मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे चाहने वाले लोगों जो आज मेरे साथ आप लोग हो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, मानवर कांसीराम जी ने लड़ करके उसको छोड़ दिया। उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाए हुए हैं। मेरी हत्या भी हो जाए इस आंदोलन को रुकने मत देना। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना ताकि अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ने का काम करते रहना। हमने हजारों ओम प्रकाश पैदा कर दिया है, कभी चिंता मत करना। अगर मेरी लाश मिल जाए तो उसे बाजे के साथ बजा करके दफना देना, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग से
कि योगी आदित्यनाथ जी मेरी हत्या कराना चाहता है और ये हत्या करा करके सोच रहा है कि दोबारा हम सत्ता पालें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने जीते जी योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता में नहीं पहुंचने दूंगा। इनको सत्ता से बेदखल करूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जब इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा, दलितों का आरक्षण लूटा, जब मैंने आवाज उठाया तो ये बात योगी जी को बहुत बुरा लगा कि ये क्यों बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के, कोई भी पिछड़े समाज का नेता नहीं बोला कि हमारा हिस्सा लूटा जा रहा है। आज जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है तो आज बहुजन समाज पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिल करके साजिश रच रहे हैं कि कैसे। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर गोविंद नगर में रविवार देर रात बाजार से घर लौट रही युवती से एक नशेबाज ने छेड़छाड़ कर दी है और इसका विरोध करने पर नशेबाज ने शराब की बोतल मारकर युवती का सिर फोड़ दिया है। और इस दौरान एक युवक ने जब बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपित ने उस पर भी हमला कर दिया है और मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आपको बताना चाहेंगे कि गुजरैनी निवासी कारोबारी की बेटी स्नातक फाइनल ईयर की छात्रा है। रविवार रात वो बाजार से सामान लेकर घर वापस लौट रही थी, तभी इलाके में रहने वाले नशेबाज दीपू ने सुनसान रास्ते पर युवती को अकेला पाकर छेड़छाड़ शुरू कर दी। वहीं विरोध करने पर नशेबाज ने युवती के सिर पर शराब की बोतल मार दी है, जिससे उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गई है। साथ ही साथ ये देखकर पड़ोस के मनोज ने ललकारा तो दीपू ने उसके सिर पर भी हमला कर दिया, जिससे कि वो घायल हो गया है। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो नशेबाज भाग निकला है। वहीं युवती के परिजनों ने तहरीर दी है। गोविंद नगर इंस्पेक्टर रोहित तिवारी ने यह बताया है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और साथ ही साथ आरोपी की जो तलाश है वो भी लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर बाजार से घर लौट रही युवती के साथ कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। गोविंद नगर का ये मामला है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मनोज बुधवानी। कहाँ रहते हो? ये ब्लॉग एक छोटा। क्या बात हो गई आज? अरे ये मेरी फ्रेंड है, उसने हमको कॉल की, कोई हमसे बदतमीजी कर रहा है। क्या नाम है फ्रेंड का? उसका नाम गुंजन है। कहाँ रहती है? ये भी उसी मोहल्ले में। अच्छा, तो आज क्या बात हो गई? उसने हमको कॉल की, मैं घर से जब तक निकला तब तक इसको किसी ने मेरे सामने ही गेट के उस तरफ से मैंने देख लिया था, मेरे सामने किसी ने कांच के शीशे इसके यहाँ मार दी। जैसे मैं क्रॉस हुआ मैंने उसको बचाने की कोशिश की, उसके और 2-4 लड़के आए, उन्होंने हमको मारा, वो भाग गए। अच्छा, किस बात को लेकर मारा ये मालूम है? जानकारी? बदतमीजी कर रहा था ना। क्या बदतमीजी कर रहा था? छेड़ रहा था। मतलब क्या नशे की हालत में? नशे की हालत। कितने लोग थे? एक अकेला था जिसने मारा है, बाकी तो वो जिसको जब पता चला कि इसने मार दिया तो भाग गए बाकी सब। तो क्या चोट आई है? वो पूरा ये फट गया उसका। अच्छा, आपके कैसे चोट आ गई? मेरे उसको बचाने के चक्कर में आई। तो आपके कैसे चोट आ गई? आपके क्या लग गया? मेरे भी लगा है। अच्छा, लड़ता पाई में लग गई। अच्छा, लड़की के जो कांच की बोतल फोड़ी? पकड़ने गए उसके दो कांच की बोतल आपके ऊपर फोड़ी गई है कि लड़की के ऊपर? लड़की के ऊपर। लड़की, आप बीच बचाव में गए हैं तो फिर लड़कों ने आपके साथ भी मारपीट की है? अच्छा, आपने पुलिस सूचना दी है? नहीं, पुलिस को सूचना दी है? दे दी है। अच्छा, पुलिस ने आई है? अच्छा, अभी कोई कार्रवाई हुई है कि अभी हो रही है? अभी नहीं हो रही। अच्छा, अभी पुलिस आई है। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, इसलिए हमने इसे धुंधला कर दिया है। वीडियो कानपुर के पनकी स्टेशन का है, जहां पर एक रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ट्रेन के सभी डिब्बे उसके ऊपर से गुजर गए। वहीं कमर के नीचे का हिस्सा शरीर से अलग हो गया है। आंखों से आंसू निकल रहे थे। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। बताया जा रहा है कि वो साले की शादी में जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे जीआरपी सिपाहियों ने ट्रैकमैन के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जानकारी उसके परिवार को दे दी है। वहीं पति की मौत की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी बेहोश हो गई। घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको कानपुर से बता रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज किया है और कई कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पिटाई से नाराज भाजपा समर्थकों ने थाने का घेराव कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं और साथ ही उनका कहना है कि पुलिस ने सपा प्रत्याशी से पैसे लेकर फर्जी मतदान कराया है। कई घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने विधायक रोशन लाल वर्मा और उनके बेटों व समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और एसओ निगोही को लाइन हाजिर भी कर दिया है। तिलहर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा का ये आरोप है कि जब वो पुलिस से शिकायत करने आई तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, जबकि सपा के प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा और उनके समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों के साथ जमकर मारपीट की थी। वहीं एसपी एस आनंद ने यह बताया कि ईसापुर गांव में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने मारपीट की है और इसके बाद ये भी आरोप है कि उनके कुछ लोगों को उठा कर ले गए और इसका कोई संबंध मतदान प्रक्रिया और मतदान केंद्र से नहीं है। वहां बवाल होने के बाद काफी संख्या में लोग थाने पर आए। वे सभी गुस्से में थे और हंगामा कर रहे थे। उनको हटाने का प्रयास किया गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर झमटमारों का आतंक, घर लौट रही महिला का पर्स झपट कर फरार हो गए बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया है। महिला के पर्स में मोबाइल फोन और नकदी भी थी। इस पूरी वारदात का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं ये पूरा मामला साहिबाबाद के राजेंद्र नगर का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह महिला का पर्स चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए हैं। इस पूरी घटना की जो वारदात है वो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो युवक हैं वो बाइक से आते हैं और रास्ते पे चल रही महिला की पर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। वहीं रुक करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। 20 फरवरी को तीसरे चरण में होने वाले मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झांसी पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल पर भी निशाना साधा। खबर इटावा से है, जहां 201 बरथरा विधानसभा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने घर घर जाकर वोट मांगे, जहां समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ पार्टी को विजयी बनाने का भी विश्वास दिलाया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष जी से जानकारी लेते हैं। बरथरा विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर आके देखते हैं, क्या जानकारी देते हैं और किन नीतियों को अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप खुद मिले और मेरा बदल लेने के लिए आप। मेरा नाम इंजीनियर राम प्रकाश पाल है। मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने घटना सीट से अपना प्रत्याशी भूपेंद्र नगर को बनाया है और उनके प्रचार प्रसार के लिए मैं यहाँ आया। और क्या देखने को मिल रहा है? बीजेपी सरकार की खामियां, बसपा सपा की खामियां क्या क्या देखने को मिल रही हैं? बीजेपी सरकार तो बिल्कुल तरह से फेल है। सभी तरह से हमारे किसान भाई, गरीब, सब तरह से बुरी तरह से परेशान है। वो सिर्फ मात्र हमारे गरीब, वंचितों, शोषित समाज के लोगों को सिर्फ अनाज और छोटी छोटी चीज़ दे के बरगला रही है। वो उनको महसूस नहीं समझ पा रही है। वो सिर्फ इसी में चाहती है कि जो लोग इसी में ले रहे हैं और जो श्रीमान जी, आपका परिचय? हम आप समन संपर्क हैं, इसमें लगे हुए हैं? हाँ जी। हम साहब लाखन सिंह धनगर जी। आप कितने सालों से लगे इस पार्टी में? अरे काफी दिन से खड़ी हुई गई है। 6 साल से लगे। जब से सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ दंगल समान कुर्सी से तैयारी कर रहे उससे पहले। आपका नाम श्रीमान जी? मुकेश जी। आप भी इसमें जुड़े हुए हैं? आपने भी उठाया गरीबों को दूरी करने का?
जी आपका नाम? मैं सब कैलाश बाबू धनगर हूँ। मैं क्रांतिवीर विकास संघ चला रहा हूँ। क्रांतिवीर विकास संघ ने जो है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के और प्रत्याशी को यहाँ से उतारा है और मैं धनगर समाज से हूँ। धनगर समाज का प्रत्याशी उतारा है। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी था जी और मैंने यहाँ बढ़ चढ़ के काम किया और यहाँ पर जब मैं पर्चा भरने के लिए कचहरी में पहुँचा तो मेरा पर्चा खारिज करवा दिया गया। पार्टी का यहाँ अच्छा हिसाब किताब था, पार्टी यहाँ से जीतने की उस कगार पर थी। कुछ अन्य दल के लोगों उससे जीत की वजह से इस दल से बौखला गए तो उससे हमारा पर्चा खारिज हुआ। लिहाजा अब हम तो बैठे हुए अब सोच रहे हैं किसको मतदान किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में श्री आसाराम जी स्कूल आश्रम में श्री योग वेदांत समिति द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हेमंत सिकरवार के सत्संग से की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव उपाध्याय मौजूद रहे, जिनका आश्रम समिति ने भव्य स्वागत किया। मेरा नाम राजेश चतुर्वेदी है। मैं श्री योग वेदांत सेवा समिति का महासचिव हूँ। आज हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा जो ये प्रेरणा स्रोत द्वारा ये क्या नाम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और गुरु देवो भव। भगवान राम भी सुबह उठ के ही अपने माता पिता के चरणों का वंदन करते थे। ये हमारी संस्कृति है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूज्य श्री ने ये कार्यक्रम शुरू कराया है जो पूरे भारत में भी मनाया जा रहा है और कई जगह विदेशों में मनाया जा रहा है। वैलेंटाइन डे भी प्यार के लिए है और मातृ पितृ दिवस भी। नहीं, सच्चा प्यार तो माता पिता से ही हो सकता है। वैलेंटाइन डे से कई मतलब जो समाज में कुरीतियां फैलती हैं वो उनको धीरे धीरे खत्म किया जाए। हमारे जो भाई हैं उनका ओज तेज बना रहे, इस चक्कर में ये सच्चा प्रेम दिवस हम लोग मनाते हैं और सभी से आग्रह करते हैं यही सच्चा प्रेम दिवस मनाया जाए। बस हरिओम, मैं जीवतराम वासवानी आश्रम का ट्रस्टी हूँ। हम तो जब से पैदा हुए तब से मनाते आ रहे हैं। बापू ने ऐसी प्रेरणा दी है, माता पिता ही सब कुछ है। माता पिता के बिना कुछ है ही नहीं है। माता पिता की जिसने सेवा कर ली उसने सब कुछ कर लिया। मातृ पिता दिवस के उपलक्ष्य में आप शहर की और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं जो अगर माता पिता की पूजा करोगे तो समझ लो, माता पिता की पूजा करोगे तो समझ लो सब देवताओं की पूजा हो गई। श्री गणेश भगवान ने भी ऐसे ही किया था। आज हम अपने माता पिता की पूजा करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारी पूजा करेंगे। आज उसी का हमें फल है कि हमारे बच्चे पोते सब हमारी सेवा कर रहे हैं। बेटा उस कमाने से फायदा क्या? उस कमाने से कोई फायदा नहीं है। धन दत्ता भी इकट्ठा कर लो, जब तक तुम्हें बच्चे सही नहीं है, संस्कार सही नहीं है उनमें, तो उसके सब बेकार है, धन व्यर्थ है। हम अगर पैसा कमा के ढेर कर लें, खाली भागम भाग में लगे रहें तो उससे कोई फायदा नहीं है। जिंदगी का सुख नहीं है। खाली पैसा इकट्ठा कर लो, छोड़ के मर जाओगे, क्या होगा? युवाओं के लिए कोई संदेश? अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता को देवताओं से बढ़तियां मानो। मंदिर में जाने से बढ़िया माता पिता की पूजा करो, वो सबसे बढ़िया है। मंदिर में जाओ, मना नहीं है, लेकिन पहले माता पिता बाद में मंदिर, समझे? मुस्कान हाँ, जैसे आजकल हमारी जनरेशन काफ़ी बदल चुकी है। मतलब आजकल जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसलिए ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स को थोड़ी रिस्पेक्ट दें, उनकी केयर करें, जो आज की जनरेशन ज़्यादातर भूलती जा रही है। भी आप युवा है तो क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहूँगी कि वैलेंटाइंस डे कोई मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं यही कहूँगी वो अच्छी चीज़ है, पर ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैलेंटाइंस डे इज़ नॉट ओनली फॉर द कपल्स। वैलेंटाइंस डे लव का फेस्टिवल है, तो वो सबके लिए, पेरेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए जिससे आप प्यार करते हैं। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं योग वेदांत सेवा समिति में संगठन मंत्री हूँ। 14 फरवरी को हम लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। मातृ देव भव, पितृ देव भव। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उनके ऋण से उपकरण हम जीवन भर नहीं हो सकते। भगवान राम जब उठते थे तो अपने माता पिता का साष्टांग दंडवत करते थे
और कहते थे, श्री रामचरितमानस बच्चे अब पढ़ते नहीं हैं, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, माथा नवाते थे अपने माता और पिता को। और आजकल पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण करके बच्चे अपने वृद्ध माता और पिता को रामलला वृद्धाश्रम या अनेक ऐसे ही आश्रमों में भेज देते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि जब तुम छोटे थे और वही माता पिता तुम्हारे संग ऐसे कर देते तो तुम्हारे संग क्या गुजरती। इसलिए भूलो सभी को, माँ बाप को भूलना नहीं, अनगिनत उपकार हैं उनके, इस बात को भूलना नहीं। यूपी वहीं बांदा जिले के बबेरू कस्बे में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और भाजपा प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मतदान देकर जिताने की अपील की। वहीं डिप्टी सीएम ने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी गिनवाया है। यूपी की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से, भूमाफियागर्दी से, तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति चाहती है। और 2017 में कमल खिला करके वह रास्ता उन्होंने जनता जनार्दन ने बनाया है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का दिन रात का परिश्रम, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड की गई सेवा, प्रदेश की गई सेवा, इसके आधार पर हम 2022 का भी चुनाव ऐतिहासिक अंतर। खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट के मऊ में वरियारी कला गांव में अवैध रूप से चल रही हथियार फैक्ट्री का पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा सफलतापूर्वक खुलासा किया गया। आपको बता दें कि छापेमारी में एक अंतर जनपदीय हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। जनपद चित्रकूट के अंतर्गत थाना मऊ पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और यहां से लगभग 15 तमंचे बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अर्धनिर्मित शस्त्र, ढेर सारी मात्रा में कारतूस और ढेर सारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण को भी बरामद किया गया है। यहाँ से एक व्यक्ति जो मुख्य अभिकर्ता है आनंद देव विश्वकर्मा, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। पुलिस द्वारा सभी पक्षों की जांच की जा रही है कि ये किन व्यक्तियों को सप्लाई कर चुका है शस्त्रों की और किन व्यक्तियों को सप्लाई करने वाला था, और इस संदर्भ में सभी पक्षों की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग 5 आपराधिक मुकदमे की जानकारी पुलिस को हो चुकी। खबर रायबरेली से है, जहां पर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य को समर्थन देने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। रक्षा मंत्री का काफिला जगतपुर थाना क्षेत्र के करौती मैदान में रुका, जहां रक्षा मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी देखे गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर झांसी से है, जहां पर तहसील गरौठा में सपा की जनसभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करने पहुंचे। बता दें कि पूर्व सीएम का काफिला कस्बा गुरसराय के खैर इंटर कॉलेज में रोका गया और इस जनसभा में जिले की चारों विधानसभा सीटों के प्रत्याशी दीप नारायण सिंह, तिलकचंद अहिरवार, सीताराम कुशवाहा और यशपाल यादव भी उपस्थित रहे। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान अब्दुल्ला आजम रामपुर मतदान डालने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने का किसी ने अच्छा माना है, तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। लोग बुरा मानते हैं इन बातों को और शायद इसका रिएक्शन भी 10 मार्च को बीजेपी देखेगी। इस बार के जो चुनाव हैं आप क्या सामने देखते हैं लोगों के लिए? देखिए, जो ज़्यादती रामपुर वालों के साथ हुई, जिस तरह शौकिया पुलिस ने लोगों को मारा, मुकदमे किए, किसानों के साथ जो हुआ, लखीमपुर में जो हुआ, कोविड में जो हुआ, वो तमाम चीज़ें जनता के सामने समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी जनता के सामने है और लोग जिस तरीके से मेरे पास लोगों का रिस्पांस आ रहा है वो एक बहुत अच्छा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खां कि बाहर आए जेल से। देखिए, बीजेपी का बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया,
मेरे ख्याल से डबल इंजन के दोनों इंजन जैसा लोग मुझसे कह रहे हैं, अलग अलग थे। एक तरफ बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं जैसा बीजेपी ना होती तो बताओ आजम खां जेल में होते, और जेल में खाए भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ये कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी स्टेटमेंट दिया, तो मेरे ख्याल से पहले बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफ़ी लड़ी लड़ी, उन्होंने कंपेयर किया है समाजवादी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को। जी उन्होंने बोला है कि 3-4 दिन में रोज दंगे होते हैं। कैसे देखते हैं आप? अगर ऐसा ही है तो फिर क्राइम रेट कैसे बढ़ा हुआ है? 4 किसानों को एक जीप कैसे पकड़ देती है और 4 महीने में मुलजिम बाहर भी आ जाता है? मेरे ख्याल से यूपी वालों के लिए इतना ही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना बहुत है, इससे ज़्यादा अच्छा हो गया तो मेरे ख्याल से लोग अपने घरों में से भी निकलते हुए डरेंगे। रामपुर फैमिली की सीटें हैं, और कैसे देख रहे हैं आप कंपटीशन को, क्योंकि नवाब भी आपको? मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ, लोगों के साथ रह के चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि लोग मेरे आपकी क्या सीट की एक्सपेक्टेशन है समाजवादी पार्टी इस बात यहाँ पर? वहीं रामपुर के रजा डिग्री कॉलेज में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बूथ का मुआयना करने पहुंचे थे, जहां 2 महिलाएं फर्जी वोट कर रही थी। आपको बता दें कि जिला अधिकारी द्वारा इन महिलाओं को पकड़ा गया और अब इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हम लोग यहाँ रजा डिग्री कॉलेज में देखिए, यहाँ पे अभी 2 जो महिलाएं हैं फर्जी वोटर यहाँ पे वोट कर रही थी, तो उनको पकड़ा गया है। एक रानी और मुस्कान के नाम से 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, और रानी के नाम से उन्होंने अपने मतदाता पर्ची है, अपना वोट दूसरे बूथ में डाल दिया। उसके बाद में अपना आई कार्ड देके और अपनी बेटी को क्लेम कर रही है कि मेरी बेटी है, और उसके नाम से वो डलवाने का प्रयास कर रही थी। हमारी जो PO1 है यहाँ पे और पीठासीन है, उन लोगों ने उसको चेक किया, तत्काल हमारे संज्ञान में लेकर आए हैं, और उसके बाद में जांच किया तो उन्होंने अपना एक फर्जी वोट डाल दिया, और वो दूसरी जो महिला है उसके नाम पे वोट डालने के प्रयास में थी, तो उसको सहसे में रोका है। अभी हम लोग इसमें मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। महिला पुलिस भी हमारी यहाँ पे मौके पे इसमें कार्रवाई करेंगे तत्काल, और ये जेल जाएंगी। तो इसलिए मेरी बाकी लोगों से भी ये निवेदन है, कृपया करके कोई भी मतदाता फर्जी मतदान करने का प्रयास ना करें। देखिए, सारी टीमें हमारी मुस्तैदी से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। कोई भी इस तरीके की घटना पूरे जनपद में कहीं भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन ये पहली घटना इस तरीके के संज्ञान में है, तो मैं सभी पता है भैया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा जिले में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर अनशन किया जा रहा है। बता दें कि अनशन अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। इस अनशन के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने में लगे हुए हैं। पता है भैया, धरने में बैठे किन मांगों को लेके आप लोग? आपने एक बार आज से सितंबर महीने में 4 महीने पहले कवर किया था, 4 दिन अनशन चला था, और मांगे वही हैं। PF का भुगतान, ESIC का भुगतान जो ट्रिक डिटेक्टिव नहीं की, जो यहाँ के प्रशासनिक लोग और विभागीय लोग मिलके इनका खून पसीने का पैसा खा गए, उसका भुगतान, मजदूरी का भुगतान, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं उनको शासन के नियम शर्तों के अनुसार मैंडेज लॉस, उनको जो आर्थिक सहायता और जो पेंशन मिलनी चाहिए वो, अनिल गुप्ता के लिए जो लिखित में दिया गया था 8 लाख उनके परिजनों को दिया जाएगा वो, पवन तिवारी को आज तक उनकी पेमेंट नहीं दी गई, उनका मैंडेज लॉस नहीं दिया गया वो, और ट्रिक डिटेक्टिव जो इनकी PF की राशि आज तक नहीं जमा की, इनको जो आइडेंटिटी कार्ड मिलने चाहिए वो, और बगैर सूचना के रोज निकाल देना, रोज भगा देना, डिस्पोजल इन लड़कों को कर दिया गया है। ये कहानी केवल रीवा के बिजली विभाग भर की नहीं है, ये आउटसोर्स के जितने लोग हैं उनके हक की लड़ाई है। ट्रिक डिटेक्टिव रीवा बस में नहीं, मध्य प्रदेश से 10 करोड़ रुपए जैसे मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है, न कटनी में जमा किया, न मंडला में जमा किया, उस पे आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जब तक ये मांगी न मानी जाए तब तक 22 लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। या तो यहाँ से लाशें जाएंगी, या हक लेके जाएंगे, या मर के जाएंगे, इस संकल्प के साथ आज बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो आगे फिर क्या करेंगे आप लोग? मांगे नहीं पूरी होती तो ये ऐतिहासिक, जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बलिदान हुआ है, इस समय तानाशाही और शोषण के खिलाफ लोग जो 22 लोग हैं सर पे कफन बांध के आएंगे, या तो मर के जाएंगे या हक के लेके जाएंगे।
अभी तक प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से कोई बात हुई कुछ? अभी एक लेटर आया है एससी साहब का जो जिसमें फर्जी चीजें लिखी हुई हैं। उसमें पवन तिवारी के बारे में सहायता के लिखा है, जो आपने दिया, हमने दिया और लोगों ने दिया, उसको इन्होंने प्रशासनिक बताया। संजीव चतुर्वेदी को, जिनकी सोनू सूद जी पूरी दवाई कराना चाहते थे, इन्होंने बोला कि हम कराएंगे। अब बंसल हॉस्पिटल में वो है। ये बताते हैं कि संजीव को 32,000 रुपए की सहायता दी गई। बंसल में एक दिन का 32,000 लग रहा है। दो ऑपरेशन हो चुके, एक बार यहाँ से हाथ कटा, एक बार यहाँ से। अनिल गुप्ता के परिजनों को लिखित में 8 लाख का आश्वासन दिया गया था, आज तक नहीं दिया गया। और PFIC की राशि में जमा होना क्रिमिनल आपराधिक प्रकरण है। रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए KKD न्यूज के साथ।